हेलो स्टूडेंट्स, ये है 10 एमसीक्यूज़ इन 10 मिनट्स सीरीज़ जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी की मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ हैंड रिटन फॉर्म्स में, साथ के साथ मैं इनके एमसीक्यूज़ भी कवर करा के चल रही हूँ। तो प्लीज़ ये 10 मिनट्स की सीरीज़ आप देखिएगा और आपको फ़ायदा पहुँचे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैंने 20 तक 2 वीडियो इसमें मैंने बना दी हैं जिसमें मैंने आपको 11 से 20 और 1 से लेके 11 तक क्लियर करा दी हैं एमसीक्यूज़। आज हम 21 से 30 तक एमसीक्यूज़ कवर करेंगे 10 मिनट्स के अंतर्गत। और अगर जितना हो सके एक दो फालतू या कम हो तो भी प्लीज़ आप उनको कीजिएगा। तो इसके बाद देखिए 21 अगर हम पढ़ें एमसीक्यूज़ में पॉलिटी का, तो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, जो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, तो उसमें कौन कौन सी टर्म नहीं थी। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी टर्म बाद में जुड़ी थी। तो अगर हम देखें तो आपने अगर पढ़ा हो तो जब 42nd, कौन सा 42nd आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट। तो तब वहाँ पर सोशलिस्ट, सिक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीनों ही शब्द बाद में ऐड हुए थे। तो ये 26 नवंबर 1949 को ये वाले शब्द नहीं थे, ये 1976 में ऐड किए गए थे। तो ये आप इन्हें याद रखिएगा। रिपब्लिक पहले से ही था, सोशलिस्ट, सिक्युलर और इंटीग्रिटी ये शब्द नहीं थे, ये बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इनमें से ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन इसमें से मेंबर्स थे। तो वल्लभ भाई पटेल के एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे? जी नहीं, हमने पढ़ा था ये यूनियन मेंबर्स थे। जवाहरलाल नेहरू थे? जी नहीं, ये क्या थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो इसमें आंसर है इसका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किस तरीके से थे, कौन कौन से मेंबर थे, ये पूरे डिटेल में इसमें दिया गया है। मैं चाहूँ तो इसको कवर कर सकती हूँ, बट आप इन्हें फिर भी खुद पढ़ लीजिएगा। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है और ये काफ़ी मोटी बुक है। सारे के सारे इसमें क्लियर हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं सारे ही एमसीक्यूज़ मेरे हिसाब से इसमें दिए हुए हैं और हर तरीके से दिए हैं गए हैं। जैसे कि ये देखो, एसर्शन एंड रीजनिंग बेस पर ये क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे हम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। क्यों? अब हम रीज़न पढ़ेंगे। ये हम क्योंकि, अगर हम बिकॉज डाल दें ना तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो किया गया है? जी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लंबा। क्यों लंबा है, आप एक बार ये जानकारी जरूर खोजिए गूगल पर और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा चला। चाहे कह सकते हैं ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिपब्लिकन, आपको पता है, स्टेट है इंडिया। और दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन भी अच्छी है। तीसरा, जो इंडिया है वो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है और काफ़ी सारी कंट्री से इसको अपनाया गया है। तो बहुत सारे कारण हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये तो नहीं हो सकता। तो दोनों ही सही हैं। फंडामेंटल राइट्स लिए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही गए हैं और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट। लेकिन जो आर है वो एक्सप्लेशन नहीं है ए की, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नंबर 24, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो प्रियम्बल का आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो जो प्रियम्बल का आइडिया आया है वो आया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो 11th की तो उसमें ये साफ साफ दे रखा है, वरना आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको ल्यूस एंटी लक्ष्मीकांत से भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने अपने ही चैनल पर ये कवर कराई हुई है, प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटिक, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो पार्लियामेंट फॉर्म है गवर्नमेंट की, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था किस कंट्री में, यानी कि किस कंट्री में सबसे पहले पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट की, कि पार्लियामेंट होना चाहिए, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। तो ये फर्स्टली हुई थी फ्रांस में। कहाँ हुई है ये? फ्रांस में। और यूपीपीसीएस में 2018 में इसको पूछा भी गया था। इसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग सही है? देखिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो अनअकैडमी पर एक सिद्धार्थ सर हैं, तो आप उनकी वीडियो देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर कराया हुआ है। वरना अगर आप रीडिंग में अच्छे हैं तो आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं।
उसमें भी इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी गई है। तो हम पहला स्टेटमेंट इसमें पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी है इंडिया की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, एज्यूम्ड फ्रॉम द, तो ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी इंडिया के ऊपर है ये बोला गया है। एक इसमें बोला गया है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इनेक्टेड द फर्स्ट स्टैच्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश, कि डायरेक्ट रूल ब्रिटिश का चला इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में। द एक्ट वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो ये बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। आंसर सही क्या है? नंबर 1 और नंबर 2 कि इंडिया को डायरेक्टली गवर्न किया जाएगा क्राउन के द्वारा। ठीक है, तो ये 1 और 2 इसके सही आंसर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सा स्टेटमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग सही है? तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाई नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स, कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल्स के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं तो ये एक्ट उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड किए गए और उनके जो फंक्शंस हैं वो कन्फाइन किए गए लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही को आंसर है। इसके बाद गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर जनरल के पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 को, और आप एक बार मेरे कहने से इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यूट्यूब पर कोई वीडियो डालिए और डिटेल में इनकी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 27 तक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, कि अगर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जो पावर है चेंज करने की, तो उसके बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही है? इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है ना ये उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये पावर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के अंतर्गत आती है? जी नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट के पास ही इसकी अमेंडिंग पावर होती है और किसी के पास इसकी अमेंडिंग पावर नहीं होती। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो इसका एक आप पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये केशवनंदा भारती केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं किया जा सकता अमेंड। तो 28 हो चुका है आपका। 29 क्या है? द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी होती है? क्या लोकसभा और राज्यसभा होते हैं? लोकसभा राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इससे मिलकर बनी होती है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को होना जरूरी ही है इसमें। लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर पार्लियामेंट बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, अपनी शॉर्ट्स देख रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके कोई वीडियो देख लो और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आगे हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगी पहले पॉलिटी की ही सीरीज़ की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज़। तो डेली 10 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जिससे आपका काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।